हेलो मेडिकोस, वेलकम टू रोबेस्को मेडिकल लाइब्रेरी। लास्ट लेक्चर में अपन ने इम्यूनोपैथोलॉजी, एड्स और अमाइलोइडोसिस का चैप्टर स्टार्ट किया था और वहाँ पे अपन ने पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम के ओवरव्यू की बात कर ली थी। अब आज के लेक्चर में अपन साइटोकाइंस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे साइटोकाइंस के बारे में अपन ने केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन के चैप्टर में भी पढ़ा है और यहाँ पे भी अपन पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से साइटोकाइंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है। पैथो में भी इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, तो माइक्रो में भी इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। देखिए, आज के लेक्चर में अपन कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो अपन सबसे पहले तो साइटोकाइंस के बारे में जानेंगे कि होते क्या है, इसके डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। इसके अलावा अपन साइटोकाइंस का क्लासिफिकेशन देखेंगे, जहाँ पे टोटल 3 फैमिलीज होती है साइटोकाइंस के क्लासिफिकेशन के अंदर, उनकी बात करेंगे। इसके अलावा साइटोकाइन रिसेप्टर्स के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। टोटल 5 टाइप्स के रिसेप्टर्स अपने को देखने को मिलते हैं, पांचों के पांचों तरीके अपन देखेंगे। और लास्ट में अपन एक्शन ऑफ साइटोकाइंस यानी कि साइटोकाइंस के फंक्शन की बात करेंगे। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन कह रहे हैं साइटोकाइंस एज इम्यून मॉड्यूलेटर्स, क्योंकि लास्ट जो चैप्टर अपन ने पढ़ा था वहां पे अपन ने देखा था कि साइटोकाइंस का रोल इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होता है, और इस चैप्टर में अपन पढ़ रहे हैं कि साइटोकाइंस का रोल इम्यूनिटी में क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि साइटोकाइंस होते क्या है। तो साइटोकाइंस अपन कह रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में अपन बोले तो कुछ प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जिन्हें कौन सिक्रेट कर रहा है, हिमेटोपोइटिक सेल्स या नॉन हिमेटोपोइटिक सेल्स। हिमेटोपोइटिक सेल्स जो कि ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कर रही है, नॉन हिमेटोपोइटिक सेल्स जो नहीं कर रही है। इन सिंपल टर्म्स, कोई भी सेल्स अगर ऐसे प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स को सिक्रेट कर रही है जो ट्रिपल आई प्रोसेस के अंदर अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अब ट्रिपल आई प्रोसेस क्या होता है, इम्यून, इन्फ्लेमेटरी एंड इन्फेक्शियस कंडीशन। अगर इन 3 चीज़ों में इन प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स का रोल है, देन दीज आर कॉल्ड एज द साइटोकाइंस। अब साइटोकाइंस किस में इन्वॉल्व हो रही है, याद कैसे रखेंगे, तो 3 आई आप करके याद रखेंगे, जहाँ पे एक आई का मतलब है इम्यून रिएक्शंस, एक का मतलब है इन्फ्लेमेशन और एक का मतलब है इन्फेक्शन। तीनों के अंदर साइटोकाइंस का रोल होता है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर अपन बात करें साइटोकाइंस की नेमिंग कैसे होती है, तो 2 तरीके से साइटोकाइंस की नेमिंग हो सकती है। एक तो कि साइटोकाइन किस सेल को टारगेट कर रहा है, तो टारगेट के बिहाफ पे उसकी नेमिंग हो गई। जैसे कि अगर ल्यूकोसाइट को टारगेट कर रहा है तो नाम क्या रख दिया गया, इंटरल्यूकिन रख दिया गया। या फिर फंक्शन के बिहाफ पे नेमिंग हो सकती है। एक एग्जांपल इस पर आता है ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये जो ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है, वो एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन साइटोकाइन होता है, और ये बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है। क्या करता है, बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है और प्रोडक्शन करवाता है न्यूट्रोफिल्स का। किसका, न्यूट्रोफिल्स का। और न्यूट्रोफिल्स अपन सबको पता है क्या होते हैं, एक तरीके के ग्रेन्युलोसाइट होते हैं। WBC 2 तरीके के, ग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट। तो न्यूट्रोफिल्स क्या है, ग्रेन्युलोसाइट्स है। तो ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, फंक्शन के बिहाफ पे भी नेमिंग हो सकती है। अब देखिए, अभी तक कितने साइटोकाइंस आइडेंटिफाई हुए हैं, ये कभी कभी एमसीक्यू में आ सकता है। तो 200 साइटोकाइंस जो है वो अभी तक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। तो ये साइटोकाइन की अपन ने बात करी डेफिनेशन की। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइटोकाइंस। तो साइटोकाइंस का क्लासिफिकेशन किया गया है स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी के बिहाफ पे। अब स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी के बिहाफ पे 3 तरीके के फैमिलीज साइटोकाइंस की देखने को मिलती है। एक तो हिमेटोपोइटिक फैमिली, एक कीमोकाइन फैमिली, और इसके अलावा कुछ और फैमिलीज आती है। एक फैमिली आती है फैमिली नंबर 2, इसके अंदर जो बचे हुए साइटोकाइंस है उन्हें रखा जाता है। अब देखिए एक चीज़ ये है कि कई बार ना जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कीमोकाइन और साइटोकाइन अलग अलग चीज़ें। जी ऐसा नहीं है। कीमोकाइन जो है वो एक्चुअल में साइटोकाइंस ही है, यानी कि ऑल कीमोकाइंस आर साइटोकाइंस, बिल्कुल, बट ऑल साइटोकाइंस आर कीमोकाइंस नहीं, क्योंकि साइटोकाइंस और भी होते हैं। तो हिमेटोपोइटिक फैमिली के अंदर क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं, तो एरिथ्रोपोइटिन जो कि एक तरीके का साइटोकाइंस है। इसके अलावा इंटरल्यूकिन आएंगे। इंटरल्यूकिन कई तरीके के होते हैं, इसमें भी इंटरल्यूकिन 2 से लेकर इंटरल्यूकिन 9 तक, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इसमें 8 वाले को अगर हटा दे तो बचे हुए जितने भी इंटरल्यूकिन से 2 से लेकर 9 तक, वो सब हिमेटोपोइटिक फैमिली में आता है। तो 8 वाला कहाँ आएगा, 8 वाला कीमोकाइन फैमिली में आएगा, यानी कि इंटरल्यूकिन 8 जो है वो क्या है, कीमोकाइन है। अब जो फैमिली नंबर 2 है, इसके अंदर इंटरल्यूकिन 1 आएगा। इंटरल्यूकिन 1 के भी 2 फॉर्म्स हैं, इंटरल्यूकिन 1 अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1 बीटा। इसके अलावा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर आएगा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर आएगा,
ये सारे सेकंड नंबर की फैमिली में आएंगे। अब ये बिल्कुल रटने वाले टॉपिक है कि ये फैमिलीज है और ये इसके एग्जाम्पल है जो आपको रटने ही पड़ेंगे। अब आता है कीमोकाइन फैमिली। कीमोकाइन फैमिली क्या करते हैं, तो ये सेल के मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। और ये एक्ट कैसे करते हैं, तो जी प्रोटीन डिराइव्ड रिसेप्टर्स के थ्रू ये एक्ट करते हैं। इसके एग्जाम्पल में एक तो इंटरल्यूकिन 8 आता है, बाकी इंटरल्यूकिन 2 से लेकर इंटरल्यूकिन 9 तक जो है, एक्सेप्ट इंटरल्यूकिन 8 वो हिमेटोपोइटिक फैमिली में आते हैं। इंटरल्यूकिन 8 जो है वो कीमोकाइन फैमिली में आता है। और जो फैमिली नंबर 2 है इसमें इंटरल्यूकिन 1 आता है। इसके अलावा कीमोकाइन फैमिली का एक और एग्जाम्पल है प्लेटलेट फैक्टर 4। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइटोकाइंस के बाद में साइटोकाइन रिसेप्टर्स की। देखिए साइटोकाइन रिसेप्टर्स की टोटल 5 फैमिलीज है। बिल्कुल रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक है, ये आपको रटना ही पड़ेगा। कौन सी 5 फैमिलीज है, तो एक तो इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली है, एक हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर टाइप 1 फैमिली है, एक इंटरफेरोन टाइप 2 रिसेप्टर फैमिली है, एक टीएनएफ रिसेप्टर फैमिली है और एक है ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स फैमिली। अब देखिए सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप। इसके अंदर इंटरल्यूकिन 1 के जो रिसेप्टर्स है वो आते हैं, रिसेप्टर टाइप 1 और रिसेप्टर टाइप 2 दोनों आते हैं। इसके बाद हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर टाइप 1 फैमिली जो है इसके अंदर इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 11, इंटरल्यूकिन 12, इसके अलावा ग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स के जो रिसेप्टर्स होंगे वो आएंगे। इंटरफेरोन टाइप 2 रिसेप्टर फैमिली की बात करें तो इसके अंदर इंटरफेरोन गामा और इंटरफेरोन बीटा के जो रिसेप्टर्स होंगे वो आएंगे, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। और टीएनएफ रिसेप्टर फैमिली के अंदर ऑब्वियस बात है कि टीएनएफ के रिसेप्टर्स आएंगे, रिसेप्टर 1, टीएनएफ रिसेप्टर 2, इसके अलावा CD27 एंड CD30। CD अपन ने पहले लास्ट लेक्चर में कहा कि क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन इसकी फुल फॉर्म है। क्या है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन होते हैं जो कि सेल के क्या होते हैं, मार्कर्स होते हैं, एक तरीके से आईडी कार्ड की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स फैमिली जो है। ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स फैमिली जो होते हैं वो एक्चुअली में जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन से लिंक होते हैं और इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट कीमोकाइन इन्वॉल्व होते हैं, कीमोकाइन रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एचआईवी इन्फेक्शन के अंदर आते हैं और आने वाले लेक्चर्स में जब अपन एड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आएंगे, इसलिए ये वाले आपको 101% याद होने चाहिए। कौन से 2 रिसेप्टर फैमिली आ रही है, एक तो कीमोकाइन रिसेप्टर टाइप 4 आ रहे हैं, इसके अलावा बीटा कीमोकाइन रिसेप्टर टाइप 5 आ रहे हैं। ये दोनों याद रखने, क्यों, क्योंकि ये एचआईवी की जो एंट्री होती है CD4+ सेल्स के अंदर, यानी कि जो टी हेल्पर सेल्स के अंदर एचआईवी की एंट्री और बाइंडिंग जो होती है वो इन रिसेप्टर्स के थ्रू होती है, इसलिए ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये अपन ने बात करी साइटोकाइन रिसेप्टर्स की। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्शंस ऑफ साइटोकाइंस, यानी कि साइटोकाइन के फंक्शन की बात करेंगे। जब अपन ने केमिकल मीडिएटर्स का जो लेक्चर देखा था लास्ट चैप्टर में, वहाँ पे भी अपन ने कहा था कि ये जो साइटोकाइंस होते हैं वो 3 तरीके से एक्ट कर सकते हैं। एक तो ऑटोक्राइनिन एक्शन हो सकते हैं, एक पैराक्राइनिन एक्शन हो सकते हैं, एक एंडोक्राइनिन एक्शन हो सकते हैं। तीनों में फ़र्क क्या है, देखिए ऑटोक्राइन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं पैराक्राइन और यहाँ पे अपन बात करें एंडोक्राइन। ऑटोक्राइन ने वाले नेचर का मतलब है कि जिस सेल ने साइटोकाइन को बनाया ये साइटोकाइन उसी सेल के ऊपर अगर एक्ट कर दे तो वो ऑटोक्राइनिन एक्शन है। पैराक्राइन का मतलब है कि जिस सेल ने साइटोकाइन को बनाया उसके बगल में जो सेल है उसके ऊपर ये एक्ट कर दे, यानी कि जो विसिनिटी के अंदर, क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर जो सेल है उसके ऊपर एक्ट कर दे तो वो पैराक्राइनिन एक्शन होगा। और एंडोक्राइनिन एक्शन का मतलब है कि जिस सेल ने साइटोकाइन को बनाया वहाँ से वो कहाँ रिलीज होगा, ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएगा, सर्कुलेशन में रिलीज हो जाएगा और कोई डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन होगा उसके ऊपर ये एक्ट करेगा। तीनों में डिफरेंसेस ये है, सेम चीज़ यहाँ पे लिख रखी है। अब एक्शन क्या क्या है साइटोकाइंस के, तो सबसे पहला जो एक्शन है वो है रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ, कि साइटोकाइंस जो होते हैं वो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, तो हिमेटोपोइटिन और उनके रिसेप्टर्स के थ्रू साइटोकाइंस जो होते हैं वो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। अब ये जो साइटोकाइंस होते हैं वो इन हिमेटोपोइटिन्स, यानी कि हिमेटोपोइटिन्स अपन ने अभी बोला कि क्या होते हैं, साइटोकाइंस की ही एक फैमिली है। तो ये क्या करेंगे, जेनस फैमिली ऑफ प्रोटीन टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट करेंगे, यानी कि JAK को एक्टिवेट करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये बार बार पैथो के अंदर रिपीट होगी ये चीज़। अब देखो ये जेनस फैमिली है क्या, सबसे पहले तो जेनस नाम इसलिए रखा क्योंकि ये एक जो वर्ड है वो एक रोमन गॉड का नेम है जिसके अंदर 2 फेसेस होते हैं। अब ये 2 फेसेस आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये जो जेनस मॉलिक्यूल होगा, जेनस अपन कह रहे हैं कि जो काइनेस का जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर 2 नियर आइडेंटिकल फॉस्फेट ट्रांसफर डोमेन होते हैं, यानी कि ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि 2 इसके अंदर फॉस्फेट ट्रांसफर डोमेन है, इसलिए नाम जेनस रखा गया है। अब काइनेस क्या करता है,
एक तो आपको ये पता होना चाहिए, काइनेज जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉस्फोराइलेशन के लिए। और फॉस्फोराइलेशन अपन सबको पता है कि फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होता है एटीपी से किसी दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे कि प्रोटीन, लिपिड, शुगर। इस प्रोसेस को अपन फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, जो कि कौन परफॉर्म करता है? काइनेज परफॉर्म करता है। तो यही है कि यहाँ पे जेनस फैमिली ऑफ प्रोटीन टायरोसिन काइनेज जो है वो एक्टिवेट होगा, यानी कि ये एक तरीके का काइनेज है। अब काइनेज है मतलब अपन कह रहे हैं कि ये क्या करवाएंगे? फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे। वही चीज़ है कि टोटल 4 ये जो जेनस फैमिली है प्रोटीन टायरोसिन काइनेज की, वो देखने को मिलती है। JAK1, JAK2, JAK3 एंड टायरोसिन काइनेज 2। ये नेम याद रहे, अच्छी बात है, नहीं भी रहे कोई बात नहीं, अपने को सिर्फ इतना पता रखना है कि ये फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करवा देंगे एटीपी से, जिसकी वजह से माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज पाथवे चलेगा। अब माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज पाथवे का मतलब क्या है? ये एक तरीके का सिग्नल ट्रांसडक्शन कैस्केड होता है, यानी कि सेल है, सेल के बाहर से कोई इंफॉर्मेशन आई है, उस इंफॉर्मेशन को सेल के न्यूक्लियस तक लेके जाता है सिग्नल ट्रांसडक्शन का एक कैस्केड, जिसका नाम है माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज पाथवे। अब ये सब होने की वजह से स्टेट का एक्टिवेशन होता है। स्टेट क्या है? इट इज़ द सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और यह जो स्टेट होता है वही JAK1 यानी कि आपके काइनेज का सबस्ट्रेट है, इसके थ्रू ही वो एक्ट करेगा, इसके ऊपर ही वो एक्ट करेगा, इससे वो बाइंड करेगा। तो अब सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन से नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करवाएगा? ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, यानी कि DNA से RNA बनवाएगा। फिर ट्रांसक्रिप्शन अगर होगा तो ट्रांसलेशन होगा, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह होगा। और ये सब होगा तो ये किसके ऊपर एक्ट करेंगे? इन प्रोसेसेस से, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन अगर हो रहा है तो वो DNA के ऊपर एक्ट करे, क्योंकि DNA से ही फिर RNA बन रहा है, और RNA से ही क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। और प्रोटीन जो है वही पूरे के पूरे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस हिसाब से वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं एंड फाइनली ग्रोथ को भी रेगुलेट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट था जो अभी ये मैंने बताया, ये इंपॉर्टेंट था, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसके अलावा साइटोकाइंस के और क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? तो देखिए, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हो सकते हैं, जो अपन लास्ट लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं, लास्ट चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं कि लिम्फोकाइंस आते हैं, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 8, इंटरफेरोन गामा वगैरह, ये अपन इन्फ्लेमेशन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन साइटोकाइंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो जब भी सेल किसी एंटीजन के साथ में क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा, तो फिर साइटोकाइंस जो होते हैं वो रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड कर जाएंगे, और रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके फिर इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हो गई, जैसे कि T सेल्स हो गई, B सेल्स हो गई, उनका एक्टिवेशन ये करती है। नेक्स्ट आता है साइटोकाइन स्टॉर्म। देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़, इसके ऊपर कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि साइटोकाइन स्टॉर्म से पता चल रहा है कि जो भी चीज़ है बहुत ज़्यादा होगी। तो वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा अगर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स अगर होता है तो उसमें क्या होगा कि साइटोकाइंस का ओवर स्टिमुलेशन हो जाएगा। अगर साइटोकाइंस का ओवर स्टिमुलेशन होगा तो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो है बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाते हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन से पहले के जो साइटोकाइंस है जो इन्फ्लेमेशन को स्टिमुलेट करेंगे, वो वाले साइटोकाइंस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इस तरीके के जो प्रोसेस है इसको अपन साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। और ये चीज़ अपने को कोविड-19 में भी देखने को मिली थी, जहाँ पे अब कोविड-19 का जो इन्फेक्शन होता है वहाँ पे भी साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, और ये कंडीशन बहुत ज़्यादा फैटल होती है, डेथ हो सकती है इस कंडीशन से। तो साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो गाइस, that was all about today's lecture. If you found this lecture useful and helpful, then do like, share and subscribe the channel for more pathology lectures. और आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि पहले के 2 चैप्टर्स अपलोड किए जा चुके हैं, और ये चैप्टर भी ना डेली इस पे लेक्चर्स आ रहे हैं, हर 1 या 2 दिन के अंदर इसमें लेक्चर्स आ रहे हैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।